नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पिछली वीडियो में हमने बहुत बार देखा है कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स कौन से हैं। जब हम स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो हमें पहले ये देखना जरूरी है कि इसकी क्या ज़रूरत है कि हमें स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करना है। तो जब कोई इंस्ट्रूमेंट्स हमें खरीद करना होता है तो दुकानदार के पास जब हम जाते हैं शॉपिंग के लिए तो सिर्फ उसका नाम बताने से वो इंस्ट्रूमेंट्स हमें नहीं मिलता। उस इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ उसको कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी पड़ती है, तो सही इंस्ट्रूमेंट हमारे एप्लीकेशन के लिए जो जरूरी है वो वही देता है। तो सपोज आपको शर्ट की शॉपिंग करनी है तो आप क्या करते हैं, वो कुछ गारमेंट्स की दुकान में जाते हैं और वो शॉपकीपर आपको पहले बताता है कि आपको क्या चाहिए, तो आप बताते हैं कि वो शर्ट चाहिए। वो शर्ट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। एज अ कंपेरेटिव स्टडी, हम थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो उसके बाद वो आपको पूछता है कि आपको किस साइज का शर्ट चाहिए। बाद में वो पूछता है कि आपको फुल शर्ट चाहिए, हाफ शर्ट चाहिए। उसके बाद वो पूछता है आपको कौन सा कलर चाहिए। उसके बाद वो पूछता है आपको कौन सा मटेरियल चाहिए। बाद में वो पूछता है आपको कौन सा ब्रांड चाहिए। और बाद में वो पूछता है आपकी रेंज कहाँ तक है, कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन अगर हम एक शर्ट जब खरीदने के लिए जाते हैं तो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदने वक्त कितने क्वेश्चन आ जाते होंगे। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने तक हमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बताने पड़ते हैं, या हमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स हमें परचेस करने पड़ते हैं, तो हमें कुछ गुड और एक्यूरेट रिजल्ट हमारे एप्लीकेशन में मिलते हैं। तो ये सारी स्टैटिक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, रेंज, स्पैन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, थ्रेशोल्ड, लिनियरिटी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बताते हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं गवाते, हम पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रेंज। तो रेंज इज ए मेजरेबल रीजन बिटवीन द लिमिट्स विद इन विच इंस्ट्रूमेंट्स इज मैन्युफैक्चर्ड फॉर यूज। सपोज दैट हमने कोई थर्मामीटर ले लिया है, तो थर्मामीटर किस लिए यूज होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। अगर वो थर्मामीटर दो यूज के लिए चाहिए, पहला यूज हमें ये करना है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, और दूसरा जो है वो हमारे घर में कोई लिक्विड है, हॉटेड लिक्विड है, तो उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों पर्पस के लिए हम एक थर्मामीटर यूज नहीं कर सकते, उसके लिए दोनों थर्मामीटर अलग होंगे, उसकी रेंज अलग होगी। तो रेंज क्या है, सपोज आप बाइक चलाते हैं और बाइक जो आपने खरीद की है, तो जो बाइक आपने खरीद ली है, सपोज दैट यामा एक बाइक है आपके पास, दूसरा M80 बोल के एक बाइक पुराने साल में थी, और पल्सर एक है। तो यामा की जो बाइक है उसमें स्पीड रेंज अलग है, M80 जो बाइक है उसकी स्पीड रेंज अलग है, और जो पल्सर है उसकी स्पीड रेंज अलग है। वो यूज के लिए वो रीजन कितना है, उसकी स्पीड रेंज कितनी है, वो बाइक में हम देख सकते हैं। तो तीन एग्जांपल में, पहली जो M80 थी उसका मैक्सिमम स्पीड 80 था और लोएस्ट स्पीड 0 था, तो उसकी रेंज क्या हुई 0 to 180। जो यामा बाइक है RX100 उसका स्पीड कितना है, हाईएस्ट 120 है, तो उसकी रेंज कितनी हुई 0 to 120। और जो पल्सर बाइक है उसकी जो रेंज हो गई 0 to 180। तो ये जो तीनों जो है, तीनों बाइक ही है, लेकिन उनकी यूज करने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। हम वो पल्सर 0 to 180 स्पीड से चला सकते हैं, तो ये जो रीजन है 0 to 180 उसे हम रेंज कहते हैं। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे हम स्पैन कहते हैं। हमने अभी एग्जांपल देख लिया पल्सर बाइक का,
तो उसका मिनिमम कितना स्पीड था, 0 था, और मैक्सिमम स्पीड कितना है, 180 है। तो मैक्सिमम speed minus minimum speed is equal to range of that bike. That is it is the algebraic difference between the highest and lowest possible measuring limits of the instrument. कोई भी हम थर्मामीटर ले लेंगे, उसको जब हम 100 फ़ारेनहाइट तक हम मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं और मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 0 फ़ारेनहाइट है, तो उसका स्पैन कितना हुआ, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। बाइक की बात कर लेंगे हम उस बाइक की, तो उसका मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर और मिनिमम स्पीड है 0 किलोमीटर पर आवर। सो उसका स्पैन का है 180 माइनस 0 इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत सारी एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो इट इज द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। और ये ट्रू वैल्यू क्या है, तो ट्रू वैल्यू एक एक्सेप्टेड वैल्यू है जो कि हमें मालूम है और जिसके ऊपर हमें बहुत ही विश्वास है, जो हमने कई बार कैलिब्रेशन की मदद से, कैलिब्रेशन प्रोसेस की मदद से हमने तय की है, जो हमें मालूम रहती है, एक्सेप्टेड की है हमने। तो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट कोई भी एक्यूरेसी दिखाता है, यानी क्या करता है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने कुछ क्वांटिटी मेजर की है वो ट्रू वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू दिखाता है। सपोज हमारे पास एक थर्मामीटर है और हमारा रूम टेम्परेचर हमें पता है, यानी कि जो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर रहता है वो, या बॉडी टेम्परेचर रहता है नॉर्मल में, वो कितना रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक ट्रू वैल्यू है। अगर कोई हम थर्मामीटर ले लेंगे और हमारा बॉडी टेम्परेचर ले लेंगे, अगर वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है तो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट नहीं है। अगर दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट हमें 36.9 दिखा रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है, क्योंकि वो नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू रीडिंग दिखा रहा है। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज एक वोल्ट मीटर है और उसकी ट्रू वैल्यू जो है, एक्सेप्टेड वैल्यू, वो 50 वोल्ट है। जब हम 2 वोल्ट मीटर ले लेते हैं, कौन सा वोल्ट मीटर एक्यूरेट है देखने के लिए, तो वोल्ट मीटर ए जो रीडिंग दिखाता है वो आपके सामने है, वोल्ट मीटर बी जो रीडिंग दिखाता है वो भी आपके सामने है। तो वोल्ट मीटर ए जो है, जो रीडिंग दिखा रहा है लगभग 49.9, 49.8, ये बहुत ही क्लोज है ट्रू वैल्यू के, यानी कि 50 वोल्ट के साथ। बल्कि वोल्ट मीटर बी जो है 48.8, 48.9, ये जो रीडिंग दिखा रहा है एज कंपेयर विथ वोल्ट मीटर ए, ये क्लोज नहीं है ट्रू वैल्यू से। सो वोल्ट मीटर ए इज मोर एक्यूरेट देन द वोल्ट मीटर बी। ओके, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। तो प्रिसीजन क्या है, इट इज अ रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग प्रोसेस, इट इज एप्लीकेबल फॉर सेट ऑफ मेजरमेंट, इट विल टेक अल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीडिंग। ये दोनों सक्सेसिव रीडिंग में जितना कम डिफरेंस आएगा उसे हम ज्यादा प्रिसाइज करते हैं। आप देख सकते हैं इस रीडिंग में हमारे ट्रू वैल्यू हमें पता है, ट्रू वैल्यू तो हमें पता है 50 वोल्ट है। वोल्ट मीटर ए रीडिंग दिखाता है 50 के आसपास 49.9, 49.7, 49.3 और 49.5, और वोल्ट मीटर बी जो है वो रीडिंग दिखाता है 48.6, 48.7, 48.8 और 48.9। हमने अभी भी देखा है कि वोल्ट मीटर ए जो है वो नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू दिखाता है, लेकिन वोल्ट मीटर बी की जब हम बात करेंगे तो उसके सक्सेसिव रीडिंग, यानी कि क्या है, 48.6 एंड 48.7, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर के कंपेयर में बहुत ही कम है। यानी कि अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव रीडिंग इज वेरी लो for the voltmeter B. So voltmeter B is more precise than the voltmeter A. इस डायग्राम के साथ हम ये जज भी कर सकते हैं। पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं जो बीच वाला हिस्सा है वो है ट्रू वैल्यू, और वो जो हमने रीडिंग ले ली है वो ट्रायंगल में दिखाई है। तो पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं जो कुछ रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू के आसपास है, यानी कि
ये जो रीडिंग्स है वो हाई एक्यूरेट है। दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो सारे रीडिंग्स है वो ट्रू वैल्यू के आसपास नहीं है, लेकिन वो एक ही रीजन में है, यानी कि अल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन दी टू सक्सेसिव रीडिंग इज वेरी लो। सो दूसरी डायग्राम हाई प्रिसाइज है। और तीसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं कुछ रीडिंग ट्रू वैल्यू के आसपास है, कुछ रीडिंग बाहर है, कुछ रीडिंग ट्रू वैल्यू से बहुत ही दूर है, और जो अल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन दी टू सक्सेसिव रीडिंग है वो भी कुछ कम नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा है। तो ये एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसीजन भी नहीं है। तो व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन? वी विल सी हियर इन द टेबल। सो इट इज द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू which is known as the accuracy, and in the precision it is the repeatability of the measuring process. And it is the repeatability of the measuring process means what? It is the algebraic difference between the two successive reading is low. Second difference is the measurement are dependent on the systematic error, where in the precision measurements are dependent on the random error. ये जो एक्यूरेसी जो होती है उसकी जो एरर होती है वो हम प्रॉपर कैलिब्रेशन से निकालते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को हम एक्यूरेट बना सकते हैं अगर उसका प्रॉपर कैलिब्रेशन किया तो। और प्रिसीजन हम कब बना सकते हैं? तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद हम उस इंस्ट्रूमेंट को प्रिसाइज बना सकते हैं। तो इस कंपैरिजन के बाद हमें ये मालूम हुआ होगा कि प्रिसाइज मेजरमेंट मे नॉट बी एक्यूरेट। जो कोई मेजरमेंट प्रिसाइज है वो एक्यूरेट नहीं हो सकते, लेकिन जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो प्रिसाइज मेजरमेंट होती ही है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट मस्ट बी ए प्रिसाइज। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट ए स्मॉल वेरिएशन ऑन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, and sensitivity is the smallest amount of difference in quantity that will change an instrument's reading. ये स्मॉल, कितना स्मॉल वेरिएशन वो इंस्ट्रूमेंट्स दिखाता है। अगर इनपुट में हमने थोड़ा सा चेंज किया तो वो आउटपुट भी चेंज हो जाता है। कितने स्मॉल वेरिएशन इनपुट वेरिएशन के लिए वो आउटपुट दिखाता है उसे हम सेंसिटिव कहते हैं। और वो जो ग्राफ रहता है वो लीनियर रहता है स्मॉल वेरिएशन के लिए। तो कितना स्मॉल वेरिएशन इनपुट वो डिटेक्ट करता है उसे हम सेंसिटिविटी करते हैं। जितना कम वेरिएशन वो सेंस करेगा उसे हम ज़्यादा सेंसिटिव कहेंगे। बाद में जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी यानी कि उसमें एक वर्ड है रिपीट, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। इट इज द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू गिव अ सेम वैल्यू आफ्टर एवरी टाइम अंडर द सेम कंडीशन। हियर इज द कंडीशन इज द अंडर सेम कंडीशन। जो कुछ हमने ऑब्जर्वर लिए है, जो कुछ टाइम लिया है, जो कुछ एनवायरनमेंट लिया है, जो कुछ मेजरिंग प्रोसीजर लिए, उस सेम कंडीशन में वो इंस्ट्रूमेंट हर बार सेम ही रीडिंग जब दिखाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिपीटेबिलिटी। समझ में आ गया? तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी यानी फिडिलिटी भी बोलते हैं उसे, हमें एक डायनामिक प्रॉपर्टी है। So it is a ability of measurement to give a easiness to the readness of the instrument. Suppose हमने कुछ डिजिटल सिग्नल्स रहते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो उस फॉर्म में हमें मिलना चाहिए जिस फॉर्म में जो कुछ वो रीडिंग पढ़ रहा है उसके फॉर्म में मिलना चाहिए। अगर हमको कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स को इनपुट अगर बाइनरी डिजिट में दे देते तो हमें आउटपुट वो बाइनरी डिजिट में नहीं समझते या वेव सिग्नल में नहीं समझते। तो कुछ नंबर्स हो गए जिस नंबर की सहायता से हम वो रीडिंग रीड कर लेते हैं। तो इट इज ए एबिलिटी ऑफ मेजरमेंट टू गिव अ इजीनेस टू द रीड। सपोज दैट कोई इंस्ट्रूमेंट से उसको हमने इनपुट दे दिया और उसका जो आउटपुट है कुछ ग्राफ्स में मिल रहा है, तो इतना ज़्यादा हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई टेम्परेचर हमें वो नंबर में दे देगा तो हमें बहुत ही आसान होगा पढ़ने के लिए। अगर कोई भी टेम्परेचर्स है तो वो एनालॉग फॉर्म में भी देगा तो भी हमें चलेगा। तो ये क्या एक इजीनेस है रीड करने के लिए। तो कितना इजीली आउटपुट दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? रीडेबिलिटी। हम कितना देख सकते हैं इजीली।
उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो है कैलिब्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो कैलिब्रेशन इज ए वन टाइप ऑफ अ कंपैरिजन। सो कैलिब्रेशन इज अ चेकिंग और रीड आउट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हम खरीद लेते हैं तो वो एक्यूरेट होगा, ऐसा नहीं है। तो हमें घर में लाने के बाद कोई भी शर्ट हम खरीद लेते हैं तो वो एक साइज की है, एक्सेल साइज की है, ये उसके ऊपर लिखा है इसलिए है या नहीं हम क्या करते हैं देख के नहीं बता सकते। तो वो शर्ट हमें पहन लेना पड़ता है, उसकी ट्रायल करनी पड़ती है और ट्रायल करने के बाद हम चेक करते हैं। तो वही एक कैलिब्रेशन प्रोसेस है सिंपली। जैसे ही कोई प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जो हम खरीदते हैं वो खरीदने के बाद वो सही टेम्परेचर दिखाता है या नहीं ये देखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका कंपैरिजन कर लेते हैं, उसे हम कैलिब्रेशन करते हैं। और ये कैलिब्रेशन क्यों जरूरी होता है, तो एक्यूरेसी मेंटेन रखने के लिए ये कैलिब्रेशन बहुत ही जरूरी है। तो और भी इसके बहुत सारे यूज है, तो क्यों हमें ये जरूरत है कैलिब्रेशन करने की। तो हमें कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स मिनिमाइज होते हैं, एक्यूरेसी में मेंटेन होती है कैलिब्रेशन के बावजूद। बाद में क्वालिटी इंस्पेक्शन मिलता है, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ एंटायर स्मूथ प्रोसेस। देन दी माइक्रोस्कोपिक डिटेल स्टडी करेंगे तो एक्यूरेसी हमें बहुत ही ज़रूरी है, और वो एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ हमें कैलिब्रेशन की मदद से मिलती है। तो हमने ये सारे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स अभी देखे हैं। अगर आपको कुछ शंका है तो इस वीडियो के बाद आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।